तो दोस्तों आज का क्या मुद्दा है? आज का मुद्दा बहुत ही गंभीर है, गौतम गंभीर से भी गंभीर। ठीक है, और वो मुद्दा ये है कि मुझे प्रैक्टिकली ये खुद जानना जरूरी हो और एग्जाम के लिए भी ये जानना जरूरी है कि मैं हाउ कैन आई बाय शेयर इन सेकेंडरी मार्केट। कल कौन कौन सी मार्केट पढ़ी थी भैया हमने? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट होती है? पहली बार जब शेयर इशू करते थे बोलते हैं आईपीओ, याद आ गया? बहुत डिटेल में समझाई थी मैंने पिछली क्लास में। ठीक है ना। और सेकेंडरी मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स की लेन देन चलती है, जो किससे बिकते हैं सर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। यानी कि एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं बात? राइट, तो सेकेंडरी मार्केट हो गई। सेकेंडरी मार्केट में इस तरह के शेयर इशू चलते हैं जो ऑलरेडी आईपीओ उनका बहुत साल पहले आ चुका है। आईटीसी, एयरटेल, आईसीआईसीआई, टाटा पावर, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सारे कोटक बैंक, ये सारे वो शेयर है जिनका आईपीओ बहुत कई साल पहले आ चुका है कि नहीं बात? लेकिन अब भी इनके शेयर ट्रेड होते हैं, तो कैसे ट्रेड होते हैं सर? सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, डिमांड सप्लाई, बायर सेलर खरीदता बेचता है। ठीक है ना। लेकिन अब मैं उसे खरीदूंगा कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा यह कि मैं उसे खरीदूंगा कैसे? तो खरीदने के लिए मजेदार सर कुछ स्टेप्स हैं आपके खरीदने के, मजेदार स्टेप्स हैं। सर क्या स्टेप है खरीदने के लिए? बताओ। सबसे पहला स्टेप है ना, क्या होगा सबसे पहला स्टेप सर? उसे हम बोलेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर। सबसे पहले आप क्या करोगे सर? एक ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा। एक ब्रोकर कौन ढूंढना पड़ेगा मुन्ना? हाँ, एक ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, बहुत ही प्यारा सा, है ना। राइट, और वो प्यारा सा ब्रोकर कौन होगा? कौन होगा? आरुषि होगी? कौन होगा? बोल नहीं रहे। नलायक को पिछली क्लास में बताया, चांटे लगा दूंगा तुम्हारे। हर्षद मेहता नहीं, आजकल के जमाने ब्रोकर कौन होगा? हर्षद मेहता तो निकल लिए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो जो आपका डीमेट अकाउंट खोलता है कौन? हाँ, दो कंपनी याद करें मैंने तुम्हें, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, शेर खान। तो मेरा ब्रोकर कौन हो गया सर? हाँ, मेरा ब्रोकर हो गया भैया शेर खान, इस तरीके से, है ना। राइट, शेर खान ब्रोकर हो गया। ठीक है, राइट। और जीरोधा हो गया ब्रोकर। देखो ये उसका साइन है, वो ऑरेंज सा दिख रहा है ना, तो ये जीरोधा ब्रोकर हो गया। राइट, तो आपका ब्रोकर है, आप क्या कहते हैं, एक ब्रोकर, दो ब्रोकर, जितने भी खोलना चाहो डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हैं। थोड़ी बहुत तो ब्रोकरेज कमीशन वगैरह वो लेते हैं, साल के 200, 400, 500 रुपए वो लेते हैं ना। राइट, तो भैया ब्रोकर, सबसे पहले मुझे अपने ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक प्यारा सा ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा। आपने कहा सर हम खोल देंगे एंजल ब्रोकिंग में खोल देंगे या जीरोधा में खोल देंगे, आपने खोल दिया। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया। कौन सिस्टम आ गया भैया? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया। अब जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ओपन होगा, है ना, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ओपन होगा तो आपका कुछ शेयर खान में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा सर। ठीक है, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस तरीके से आ जाएगा। फिर नीचे ऑप्शन भी आ रहे होंगे, है ना। राइट, खरीदने के, बेचने के। अब आप क्या करोगे सर? अपना ब्रोकर को चूज करके अपना डीमेट अकाउंट खोल लिया। डीमेट अकाउंट खोल के वो आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ऐप इंस्टॉल क्या हो गई सर? ऐप इंस्टॉल हो गई। जैसे वो ऐप इंस्टॉल हो गई, आप उसमें क्या कर लेंगे सर? बिल्कुल पेटीएम की तरह, मोबाइल वॉलेट की तरह रजिस्टर्ड कर लेंगे। ठीक है, और अपना क्या डाल देंगे सर? अपना डीमेट अकाउंट नंबर डाल देंगे, जो आपका डीमेट अकाउंट नंबर आपके ब्रोकर ने आपको दिया होगा। ठीक है, डीमेट अकाउंट नंबर आ गया। फिर अब आपको लगा सबसे पहले क्या करोगे? पहले खरीदोगे तभी तो बेचोगे। अब नया अकाउंट खुला है ना, तो मन में उमंगे जागेंगी, क्या करूंगा? शेयर खरीदूंगा। तो शेयर, सर एक कोई शेयर बता दो सर, प्लीज कोई शेयर बता दो, है ना। राइट, जैसे मुझसे आपने पूछ लिया सर शेयर बता दो, जैसे मैंने कई सारे शेयर आपको बताए। ठीक है, जैसे टाटा स्टील खरीद लो, है कि नहीं बात? राइट, अभी 3-4 महीने पहले आईटीसी 200 रुपए का था, बताया था ना मैंने तुम्हें। जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी तब आईटीसी 200 रुपए चल रहा था। 2 महीने की बात तो है। अब पता कितना हो रहा है? 300 से ऊपर हो रहा है। अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 3 महीने में 300 रुपए से ऊपर, यानी 50% का रिटर्न। तब मैंने 100 शेयर खरीदे थे, मैंने 200 में खरीदे थे, 230 में बेच दिए थे। और कितना पहुंच रहे हो? 315 चल रहा है। देखो आज सोचो, मेरे पापा के पास 500 है, उन्होंने 500 खरीदे थे, 230 जब मैंने बेचे जब उन्होंने खरीदे थे 230 के, है ना। राइट, अब वो कितना चल रहा है सर? तो पर शेयर कम से कम 60-70 रुपए का इनकम है। तो आप पहली बार शेयर खरीदोगे, है ना, तो आपने शेयर खरीदा। शेयर खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने डीमेट अकाउंट पे क्या करना पड़ेगा सर? ऑर्डर डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर?
ऑर्डर डालना पड़ेगा। ऑर्डर कैसे डालोगे भैया, तुम्हें कितने खरीदने मुझे थोड़ी पता है, मैंने 100 खरीदे, पिताजी ने 500 खरीदे, हो सकता है तुम 50 खरीदो, हो सकता है 300 खरीदो, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। वहां पे ऑप्शन आता है, जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे ना, किस पे क्लिक करोगे, जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे है ना, बाय और सेल दो ऑप्शन आते हैं हर डीमेट अकाउंट में कॉमन। तो बाय पे प्राइस आ जाएगा है ना, बाय पे आप डालोगे भैया मुझे 100 शेयर खरीदने, कितने खरीदने सर, मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, ठीक है। प्राइस या तो आपको डालना पड़ेगा, जैसे अभी कितना चल रहा है 315, तुम्हें लग रहा है यार थोड़ा सा नीचे आ जाए तब खरीदूंगा, तो तुमने डाल दिया 100 शेयर एट द रेट 310 रुपए, है कि नहीं बात, या 100 शेयर एट द रेट 314 रुपए, या 100 शेयर एट द रेट 315 रुपए। अब तुमने ऑर्डर डाल दिया, जैसे तुम्हारा ऑर्डर मैच हो जाएगा, ऑर्डर किससे मैच होना चाहिए, जो मैंने कल बताया था तुम्हें, याद आ रही बात, सेलर के साथ, क्योंकि तुमने अगर बाइंग का ऑर्डर डाला है 315 पे, तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए, क्योंकि आईपीओ तो आ चुका है ना। अब मान लो मेरे पिताजी निकले वो, तो तुम्हें उनका नाम जानने की जरूरत नहीं है, उनके आईडी जानने की जरूरत नहीं है, पिताजी ने बोले यार 230 में खरीदे थे, 315 आ रहे हैं, चल यार बेच के पैसा ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं बात, 70-80 रुपए कमा लेता हूं। तो उन्होंने सोचा कि 500 के 500 बेच देता हूं, लेकिन तुमने बिड कितनी डाल रखी है 100 की, तो 100 में से 5 पिताजी के 500 में से 100 तो तुम्हारे पास चले गए, क्योंकि पिताजी ने सेल की बिड डाली और तुमने बाइंग की बिड डाली, तो पिताजी के पास कितने, पिताजी के 100 शेयर तुम्हारे पास आ गए, पिताजी के ऐसी किसी और ने भी तो डाल रखी होगी पूरे इंडिया में से 315 में बाइंग की, तो पिताजी के 400 शेयर ऐसे बिक जाएंगे अलग अलग जगह पर, ठीक है। और फिर बताओ सेटलमेंट कब होता है, दोबारा वीडियो दिखाने की जरूरत तो नहीं है, कौन सी सर, ये वाली बताना जरा, सेटलमेंट कब होता है, जहां आप अपनी सूचीबद्ध बताओ शेयर की खरीद बिक्री करते हैं। सेटलमेंट पीरियड 1 डे 2 डे, स्टॉक एक्सचेंज या NSE, हाँ ये पूरी तरह से भूल गए, एक्सचेंज है जहां नलायक को क्या बताता, T+2 सेटलमेंट नहीं होता, आज खरीदा परसों आएगा, तो ये लिखा नीचे T+2 सेटलमेंट, और ये पूरा प्रोसेस मैं तुम पिछले क्लास में समझा चुका हूं। तो T+2 सेटलमेंट को क्या बोलते हैं सर, आखिरी स्टेप क्या होता है सर, है ना, परसों, यानी कि ये जो तुम्हें दिखा जा रहा हूं, T+2 बेसिस पर रोलिंग सेटलमेंट करता है, जिसका मतलब हुआ कि अगर आपने सोमवार को लेन देन किया तो ये 2 दिन बाद बुधवार को पूरा होगा। यानी अगर आप 100 रुपए के रेट से किसी कंपनी के 1000 शेयर सोमवार को खरीदते हैं, तो आपको अपने ब्रोकर को कुल 1 लाख रुपए मंगलवार तक दे देने होंगे, और इसके बाद ब्रोकर को तीसरे दिन यानी बुधवार तक स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देने होते हैं, ताकि लेन देन पूरा हो जाए और ये आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। समझ गए, T+2 सेटलमेंट। इस T+2 सेटलमेंट को हम क्या बोलते हैं सर, ये वाला सेटलमेंट क्या बोलते हैं सर, सेटलमेंट। तो बताओ कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 और 5, यानी कि अगर कोई पूछे भैया आपको कैसे आपको क्या करना है, शेयर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में कैसे शेयर खरीदने, तो आप कैसे कहोगे सर 5 स्टेप में मुझे शेयर खरीदने होते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, राइट। अब सर एक चीज और जानते हैं, तुमने अच्छा बैंक में खाता खुलवा रखा है, नहीं खुलवा रखा है किसी बालक का बैंक में, कभी बैंक खेलने गए हो, मम्मी मेरा भी अकाउंट खुलवा दो, नहीं खोला कभी, हैगा, राइट। तो चलो अगर बैंक में आपका अकाउंट ओपन है तो देखो कुछ इस तरीके से बैंक में प्रोसेस होता है ना। देखो सबसे पहले आप क्या करते हो सर, सबसे पहले आप क्या करते हो, सेलेक्ट बैंक, कौन सा बैंक सेलेक्ट किया मुन्नी, HDFC, तुमने IO BOI, अच्छा इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, और इसमें HDFC, तुमने भैया अपने हिसाब से क्या अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया कि सर मैं इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता खोलूंगी, मैं HDFC में खोलूंगा, राइट। अच्छा वहां जाके जो खाता खोला होगा कौन सा खोला होगा, सेविंग ही खोला होगा, क्योंकि करंट अकाउंट तो उसके लिए खुलता है जो बिजनेसमैन होता है, तो तुम्हारे मेरे लिए कौन सा अकाउंट होगा सर, सेविंग अकाउंट। फिर भैया सेविंग अकाउंट में क्या किया होगा, आपको चेक मिला होगा, सेविंग अकाउंट खुलेगा, किसी को पैसे दोगे तो क्या मिलेगा सर, चेकबुक मिली, है ना, राइट, जिससे आप पैसा दोगे। या फिर क्या होगा सर, आपको किसी से क्या मिलेगा सर, किसी से
चेक मिला और आपको चेकबुक मिली, है कि नहीं बात? तो चलो चेकबुक मिली, वो तो आप किसी को पैसा दोगे, आपको क्या हुआ सर, आपको किसी से चेक मिला। अब बताओ उस चेक का क्या करोगे सर, चेक का क्या करोगे बताओ? अब उस चेक को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बैंक में डिपॉजिट करते हो, पिताजी का करने तो गए होंगे कभी, है ना? अब क्या करोगे, चेक आपने क्या किया, डिपॉजिट किया, खाते में कब आते हैं, 2 दिन में। यानी बैंक में भी कम से कम 2 दिन का प्रोसेस लगता है कि भैया मैंने चेक डाला और तुम्हारे खाते में कब आएंगे सर, 2 दिन में आएंगे, राइट। और फिर तुम्हारे पास एक एसएमएस आ जाता है, टी 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 एसएमएस, क्या एसएमएस आ जाता है तुम्हारे पास, है ना, कि अमाउंट रुपीज इतने इतने क्रेडिट टू योर अकाउंट। ये एसएमएस आता है नहीं आता? अब तो आजकल मैसेज आता ही है, ठीक है, कि इतना अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट हो गया। अब ये बताओ, ये पूरा सिस्टम बैंकिंग का कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल बाय एपेक्स बैंक आरबीआई। कौन कंट्रोल करता है भैया? आरबीआई कंट्रोल करती है। अब देखो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम ही तो पढ़ा है मैंने तुम्हें। तुमने बैंक सेलेक्ट किया, अब मैं बैंक की जगह क्या सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट द ब्रोकर, है ना? तुमने ब्रोकर सेलेक्ट कर दिया, मैंने बैंक सेलेक्ट किया, ठीक है। तुमने बैंक में क्या खुलवाया, सेविंग। ब्रोकर के पास क्या खुलेगा, बोलो नशेड़ियों, अभी बताया तुम्हें, नशा करके आते हो क्या? अभी वो डायग्राम बनाया, क्या कौन सा अकाउंट खुलता है बैंक के पास, हे भगवान, हाँ 4 टनर लगा दो तुम्हारे, क्या लिखा है सेकंड स्टेप, डीमैट अकाउंट। चप्पल लगेगी तुम्हारी रिलैक्सो वाली नीली पट्टी वाली। क्या करोगे सर, ओपन डीमैट अकाउंट खोला, है कि नहीं बात? फिर तुम्हारे पास किसी से क्या आता है सर, चेक आया, या चेकबुक से तुम किसी को क्या दोगे सर, पेमेंट दोगे। अगर मैं यहां पे चेक लूंगा और चेक दूंगा, तो ऐसी मैं डीमैट अकाउंट में क्या करूंगा, शेयर्स का ऑर्डर प्लेस करूंगा। ऑर्डर प्लेस किसका होगा, या तो वो ऑर्डर बाय का होगा, या फिर वो ऑर्डर किसका होगा, सेल का होगा, बाय और सेल का। इतनी बात समझ आई? फिर तुम्हारे खाते में पैसे कब आते हैं, तुम्हारे खाते में पैसे कब आते हैं बताओ, 2 दिन के बाद। ऐसी यहां पर भी तुम्हारे पास शेयर या पैसा कब आ जाएगा सर, तो कौन सी सेटलमेंट हो जाएगी, सेटल एट T+2 सेटलमेंट हो जाएगा। यानी ट्रेड प्लस 2 दिन। मंडे को अगर आपके खाते में शेयर्स आपने ऑर्डर किए, तो वेडनेसडे को आपके खाते में शेयर, डीमैट अकाउंट में शेयर दिखने लगेंगे। अच्छा, अगर बैंक को आरबीआई कंट्रोल करता है, तो बताओ इस पूरे खेल को कौन कंट्रोल करता है सर, सेबी कंट्रोल करती है पूरा डीमैट सिस्टम, पूरा शेयर ब्रोकिंग सिस्टम। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज आरबीआई फॉर द बैंक एंड डीमैट सिस्टम इज कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज सेबी। अब ब्रोकर के ऊपर, जैसे तुमने देखा आरबीआई उसके ऊपर बैठा होता है ना, राइट। ब्रोकर के ऊपर एक बंदा और होता है जो ब्रोकर के ऊपर कंट्रोल करता है, और वो सेबी से नीचे होता है। उसे पता क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिपॉजिटरी। क्या बोलते हैं, हाथ क्या नोट करते हैं ना। और हमारे देश में 2 ही डिपॉजिटरी हैं, NSDL और CDSL। कितनी डिपॉजिटरी है हमारे देश में, 2, NSDL और CDSL। एक तरीके से जो ब्रोकर है, ब्रोकर के ऊपर जो अथॉरिटी है वो है डिपॉजिटरी। यानी डिपॉजिटरी क्या है, इट इज लाइक अ बैंक, और ब्रोकर कौन है, बैंक की ब्रांच। जैसे डिपॉजिटरी कह दो, इट इज लाइक अ हेड ऑफिस, कि भैया अगर कोई बोले कि भैया HDFC का हेड ऑफिस कहाँ है जी, मुंबई में है, SBI का हेड ऑफिस कहाँ है जी, दिल्ली में है। तो बाकी हमारे गाजियाबाद नोएडा में तो क्या है, उनकी ब्रांचेज हैं हमारी स्टेट्स में, राइट। तो ऐसी भैया आपके ब्रोकर आपके हर एक स्टेट में मौजूद होगा, आपके घर के पास मिल जाएगा ब्रोकर का ऑफिस आपके घर के पास। लेकिन अगर पूछे कि ब्रोकर का हेड ऑफिस कहाँ है, तो ब्रोकर का हेड ऑफिस को कहा जाता है डिपॉजिटरी। क्या कहा जाता है, डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी को क्या बोलते हैं हम सर, NSDL और CDSL। NSDL और CDSL। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, राइट। अभी बताऊंगा फुल फॉर्म। NSDL की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी सर, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, है ना, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये NSDL और CDSL नोट कर लिया, राइट। यानी हमारा फोकस किस पे है सर,
हमारा फोकस बैंक की तरफ नहीं, हमारा फोकस किस पे सर? यही आपके क्या हो गए सर? स्टेप्स हो गए, है कि नहीं बात? बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, बैंक के जैसा, बिल्कुल कैसा प्रोसेस सर? सेम टू सेम एज, हाँ सर, सेम टू सेम, सेम एज बैंक, बिल्कुल सेम टू सेम है बैंक की तरह, राइट। यानी कि वहां मैं बैंक सेलेक्ट करता हूं, यहां मैं ब्रोकर सेलेक्ट करता हूं, वहां मैं सेविंग अकाउंट खोलता हूं, यहां मैं डीमेट अकाउंट खोलता हूं, वहां मैं किसी से चेक लेके पैसे डालता हूं, यहां मैं शेयर की सेल और परचेज करता हूं, यहां मेरे खाते में पैसा 2 दिन बाद आता है, वहां भी मेरे खाते में शेयर 2 दिन बाद आ जाते हैं। यहां आरबीआई कंट्रोल करता है, यहां सेबी कंट्रोल करता है, यहां पे है ना हेड ऑफिस कहीं भी हो सकता है, यहां पे हेड ऑफिस के नाम होते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो एक तरीके से एनएसडीएल, सीडीएसएल, राइट, और इन सभी को टोटल कंट्रोल करता है सेबी। इन सबके पिताजी कौन हो गए? पापा कौन हो गए? पापा, इन सबके पापा हो गए सेबी, ठीक है, राइट। अब अगर कोई पूछे सर मैं इसे एग्जाम में लिखूंगा कैसे, तो एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे, हाथ के हाथ नोट करेंगे सर, है ना। क्वेश्चन आएगा, राइट द स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है सर? स्टेप्स है, और स्टेप्स को मैं याद करता हूं शॉर्ट फॉर्म से सोप सेट। क्या बोलूंगा मैं? SOPE। ये वो सोप नहीं, इससे तुम नहाते हो, सर मैं डिटॉल से नहाता हूं, मैं संतूर से नहाती हूं, वो नहीं है कि नहीं बात, राइट। सोप सेट मतलब सेटलमेंट, राइट। एस से देखो क्या होगा सर? सेलेक्ट ब्रोकर हु विल बाय और सेल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, इट विल बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, ही चार्ज कमीशन फॉर हिज सर्विस। तो आपने उस ब्रोकर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, राइट। अच्छा, ब्रोकर को पता क्या बोला जाता है? ब्रोकर को बोलते हैं आप डीपी। क्या बोलते हैं? डीपी, 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 डीपी। क्या ये वो डीपी नहीं है जो तुम्हारी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लग रही है, इंस्टा पे लग रही है? क्या है ये? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। क्या है? और एनएसडीएल, सीडीएसएल को क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी। क्या बोलते हैं? एनएसडीएल, सीडीएसएल आर डिपॉजिटरी, ब्रोकर्स आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। नोट करो पहला स्टेप, नोट्स में अपनी नोट करना पड़ेगा, साथ साथ लिखो मुन्नी कॉपी में, बीएसटी की लो, पेंसिल लो, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। जूम करूं और सोप सेट लिख लिया ना, दिख रहा है अब? Select the broker. Select broker who will buy or sell the goods on behalf of investor. It is done through the SEBI registered stock broker. He charge commission for his service. O से क्या बनेगा सर? O से क्या बनेगा मुन्ना? Opening the डीमेट अकाउंट, ठीक है। सिक्योरिटी होल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसके पास रहता है? डिपॉजिटरी। देयरफॉर इन्वेस्टर्स ओपन अकाउंट विद ब्रोकर। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनके पास आपको क्या कराना पड़ता है? अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन हो गए सर? यहां पे लिखना, फॉर एग्जांपल ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, जब तो एंजल 1 हो गया वो, है ना, एंजल 1 हो गया वो, एंजल 1 या फिर शेयर खान। दीज आर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, दीज आर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो एग्जाम में आप लाइव एग्जांपल लिख के आएंगे कि ये एक्चुअली में हमारे देश में ये है ना, डिपॉजिटरी क्या है? पार्टिसिपेंट से ब्रोकर है जिनके थ्रू हम शेयर की क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। कहां पे? ज़ीरोधा, एंजल 1, शेयर खान। अरे मुन्नी शेयर खान, गलती शेयर लिख गया, शेयर खान, KHAN, ठीक है ना। ये आपके कौन है? ये आपके ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं। कमीशन चार्ज करते हैं अपना। फिर डीमेट अकाउंट खुलने के बाद क्या होगा रे पुष्पा? डीमेट अकाउंट खुले क्या करेंगे? पार्टी थोड़ी करेंगे, फिर पैसा बचाएंगे। कौन सा पैसा बचाएंगे? जो इधर उधर पिज्जा पार्टी में उड़ाते हो तुम, है ना, चॉकलेट में, और ये क्या कहते हैं मैगी का मसाला चाटने में जो पैसे उड़ाते हो तुम, ये वाला पैसा बचाओ और कहां लगाओ? ऑर्डर, शेयर खरीदो, शेयर, ठीक है। 500 रुपए का पिज्जा खाने से अच्छा है एक ITC का शेयर खरीदूंगा सर मैं, 300 रुपए का, है ना,
राइट। फिर देखेंगे वो आईटीसी का शेयर आज से 2 साल के बाद कहां होगा। ठीक है, तो भैया मैंने पैसे बचाए, शेयर खरीदे, शेयर खरीदूंगा तो शेयर खरीदने के लिए मुझे करना पड़ेगा सर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ऑर्डर में कैसे दूंगा? पुराने जमाने में ऑर्डर कैसे दिया जाता था? टेलीफोन से, ईमेल से, पुराने जमाने में, यानी आज से 4, 5, 10 साल पहले। लेकिन आजकल आपको वही ऑर्डर कैसे दिया जाता है? कैसे दिया जाता है सर? ई ऑर्डर आप दे सकते हैं, ई ऑर्डर, ई ऑर्डर बाय डीमैट ऐप, जो एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन से आप ई ऑर्डर दे सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ना, राइट। और उस ऑर्डर में क्या लिखूंगा? कितने नंबर ऑफ शेयर, कि भैया मुझे आईटीसी के 100 शेयर खरीदने हैं या आईटीसी के 100 शेयर बेचने हैं, मुझे 315 के दाम पे ही खरीदने हैं, मुझे 100 के साथ साथ है ना 100 शेयर खरीदने हैं, इतने चीजें बेचनी है, खरीदनी है, आपको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। लिख दिया, आपने ऑर्डर डाला खरीदने का, पिताजी ने ऑर्डर डाला मेरे, ये ना बंद हो जाए, पिताजी ने ऑर्डर डाला मेरे बेचने का, ये बंद क्यों कर रहे हो? ये ऑर्डर किसने, पिताजी ने किस लिए डाला? बेचने के लिए डाला। अब तुम्हारा ऑर्डर और पिताजी का ऑर्डर मैच हो गया, उन्होंने 315 में सेल का डाला, तुमने 315 में बाय का डाला, ऑर्डर मैच हो गए। जैसे ऑर्डर मैच हो गए, उस ऑर्डर मैचिंग को हम क्या बोलते हैं सर? एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर एज पर द ऑर्डर ऑफ क्लाइंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होगा, ब्रोकर का ऐप बाय और सेल कर देगा। ब्रोकर इश्यू कॉन्टेक्ट नोट। अच्छा, ब्रोकर तुम्हें क्या भेजेगा? ब्रोकर तुम्हें क्या भेजेगा? हाँ, ब्रोकर हमेशा आपको हर ऑर्डर का, हर दिन का कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता है। देखता हूं मेरे पास है या नहीं है, तो तुम्हें लाइव दिखाता हूं। ये सुबह बढ़ा रहा था बच्चों को, तो तुम्हें पता लगेगा सर कैसे ऑर्डर होता है। पासवर्ड तो चेक नहीं कर लिया तुमने मेरा? डिलीटेड में जाके देखना पड़ेगा। थ्रैशेज में चले गए होगा ना, ये रहा नहीं। शेर खान जीरोधा का भी आता है। अबे दिख रहा है क्या जीरोधा? चलो शेर खान का दिखा देता हूं। शेर खान दिख रहा है कहीं? ये देखो, इस तरीके से आपका ब्रोकर नोट आता, लिखा है ना, हियर इज योर वीकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, है ना, कि आपने क्या शेयर खरीदे हैं, क्या शेयर बेचे हैं, है ना। तो ये वीकली स्टेटमेंट आएगी, शायद पासवर्ड मांगेगा इसमें। ठीक है, राइट। तो यहां आपको वीकली स्टेटमेंट मिल जाएगी कि सर ये आपकी वीकली स्टेटमेंट है कि आपने कितने शेयर खरीदे और कितने शेयर बेचे। ये देखो, ये आगे स्टेटमेंट दिख रही है, ये अंकुर अग्रवाल लिखा रहा है ना, सब में दिख रहा है। जूम नहीं हो रही, हो गया हो गया, देखो लिखा रहा है ना। ये ब्रोकर नोट देगा आपको, ये मैंने शेयर खरीदे थे अभी कुछ दिन पहले, बीपीसीएल के 3, विप्रो के 5, आरती इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एमसीएक्स, आईआरएफसी, एलआईसी। हाँ, मतलब जैसे कि आपने 5000, मतलब एसआईपी तरीके से कर लो ना, 10,000 के इस महीने खरीद लिए, अगले महीने 10,000 खरीद लिए, फिर अगले महीने 10,000 खरीद, तो बैलेंस रहता है। नहीं, अगर जैसे मुझे अगर मुझे मान लो 10,000 रुपए लगाने हैं मार्केट में, तो मैं विप्रो के 10,000 के शेयर क्यों खरीदूंगा? मैंने अलग अलग सेक्टर खरीद लिया ना, ये ऑयल सेक्टर हो गया, ये आईटी सेक्टर हो गया, ये है ना, ये टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, ये भी आईटी हो गया, ये एमसीएक्स हो गया, कम्युनिटी सेक्टर हो गया, आईआरएफसी रेलवे हो गया, एलआईसी हो गया। तो अलग अलग सेक्टर में पैसा लगा दिया ना। ठीक है, अब एलआईसी का शेयर 700 रुपए का है, तो 1400 यहां चले गए। ठीक है ना, मान लो विप्रो का शेयर 450 रुपए का है, तो 450 × 5 यहां चले गए। ठीक है, आरती इंडस्ट्री का शेयर 800 रुपए का है, तो 2 यहां चले गए।
टीसीएस का शेयर 3500 रुपए का है ना, 3500 इंटू 3, ठीक है, 10,000 करीब यहां चले गए। तो इस तरीके से क्या किया, आप पैसे लगा सकते हो। लेकिन जो मैंने खरीद बेच की है, मुद्दा यह है कि ये आपको कैसे पता लगेगा सर, आपको जो दिखाने का पर्पस क्या है ये बताओ। इसे आप क्या बोलोगे सर, ब्रोकर के तरफ से दिया गया कॉन्ट्रैक्ट नोट। ब्रोकर कौन है सर मेरा, हाँ, तो ये मेरी ब्रोकिंग ट्रांजैक्शंस दी है उसने। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम 8/8/2022 से 13/8/2022 तक की स्टेटमेंट दी है। शेर खान मेरा ब्रोकर है, ठीक है ना, उसका ये ऑफिस है, ये उसका रजिस्टर्ड नंबर है, ठीक है, टेलीफोन नंबर है, ये कंपनी है, और ये मेरा क्लाइंट कोड होगा, ये मेरा डीमेट अकाउंट का नंबर है 22166522। दिस इज माय डीमेट अकाउंट नंबर, ठीक है। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि सेबी ने कहा है ये काम करने के लिए। क्या कहा है सेबी ने, ये काम करने के लिए कि भाई जब भी आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दोगे, तो ब्रोकर को, शेर खान को मुझे स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो मैंने तुम्हें अभी दिखाई। उसमें क्या लिखा होगा, मेरा नाम लिखा था नहीं लिखा था, ब्रोकर का नाम लिखा था नहीं लिखा था, शेयर्स लिखे थे नहीं लिखे थे, शेयर्स के प्राइस लिखा था नहीं लिखा था, और उसका कमीशन भी लिखा था, शेयर्स का नाम भी लिखा था, है ना, शेयर की क्वांटिटी भी लिखी थी कि विप्रो 3 खरीदे हैं, ठीक है, टीसीएस 3 खरीदे हैं, 5 एलआईसी खरीद लिए, 2 एलआईसी, ये शेयर के क्वांटिटी भी लिखी। तो ये मुझे वो देगा, उसे देना पड़ेगा, ठीक है। कमीशन तो बहुत थोड़ा सा ही होता है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। तो आखिरी स्टेप क्या आएगा, फिर आखिरी स्टेप क्या आएगा, T+2 सेटलमेंट, ठीक है। वही बात लिख दोगे, मंडे को खरीदो, वेडनेसडे को तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, मंडे को लो, है ना, वेडनेसडे को खाते में लो, वेडनेसडे को खरीदो, फ्राइडे को खाते में लो, राइट। नोट कर लिए सारे स्टेप्स भैया, एग्जाम में डिट्टो लिखने, नोट कर लिए सारे, पक्का। जूम इन कर दूं फिर, ये क्या हुआ सर हमारा, सोप सेट, ठीक है। तो ये था हमारा, क्या समझना सर, हाउ टू ऑर्डर, हाउ टू ऑर्डर, कहना शेयर्स कैसे ऑर्डर करते हैं, राइट। यही हमारे पीपीटी में भी है मुन्ना। सेलेक्ट द ब्रोकर, फिर क्या करोगे सर, डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा आजकल, ठीक है ना। ऑर्डर प्लेस कर दिया, अभी मैंने तुम्हें लिखवाया ये ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा, ये मैंने तुम्हें अभी भी दिखाया कैसा शेर खान कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता है मुझे, ठीक है ना, जिसमें सारी बातें, नेम, बचपन की तरफ खेलता है नेम प्लेस एनिमल थिंग, नेम प्लेस एनिमल थिंग सब लिखा होगा, नेम प्लेस कहां, एनिमल कितने तरह के जानवरों के शेयर खरीदे तुमने, टीसीएस है ना, राइट, और थिंग कितनी कितनी चीजें तुमने खरीदी है। और फिर क्या हो जाएगा सर तुम्हारा, सेटलमेंट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। ये तो हो गया हमारा सोप सेट। अब इसके आगे कुछ और मजेदार बातें लिखो। अब ये बताओ कुछ ज्ञान की बात, जो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मुझे पता है तुम कंफ्यूज नहीं होगे। बताओ डीपी कौन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिसे आप क्या बोलते हो सर, डीपी इज एन एजेंट और इट इज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड ओनर। डिपॉजिटरी कौन होता है सर, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो डिपॉजिटरी के नीचे डीपी होता है और डीपी लिंक होता है डिपॉजिटरी और ओनर के बीच में, ठीक है। हमारे अब फिर अगर डिपॉजिटरी वर्ड आया है तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारे देश में कितने डिपॉजिटरी हैं। हां, इन आवर कंट्री वी हैव 2 डिपॉजिटरी। एक डिपॉजिटरी कौन है, 2 डिपॉजिटरी हैं जो कहां रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड विद सेबी। पहला डिपॉजिटरी है मुन्ना एनएसडीएल, फुल फॉर्म बोलना जरा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। दूसरा है सीडीएसएल, फुल फॉर्म बोलना, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस या सिक्योरिटीज लिमिटेड, है ना, सर्विस लिमिटेड, है ना। जो मैं हूं और तुम हो, तुम्हें और मुझे क्या बोला जाता है,
यू आर कॉल्ड एज बेनिफिशियरी ओनर। क्या बोला जाता है? यू आर कॉल्ड एज बेनिफिशियरी ओनर। जिसके नाम पे शेयर डीमेट अकाउंट में पड़े हैं आप उसे बेनिफिशियरी ओनर बोलोगे। अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट नोट में है ना, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया, मेरा नाम लिखा है तो मैं कौन हूं? बेनिफिशियरी ओनर। तो ये 3 टर्म चलती हैं, 3 तरह की टर्म चलते हैं। कौन डीपी हुआ? ब्रोकर्स आर डीपी। तो जो डीपी है वो कौन कौन हुए सर? जीरोधा और शेर खान। डिपॉजिटरी कौन हुआ? एनएसडीएल और सीडीएसएल। हम और तुम क्या हुए? बेनिफिशियरी ओनर। सर आज से कुछ साल पहले आपको डीमैट सिस्टम नहीं होता था, आपको जो शेयर मिलते थे पता है कैसे मिलते थे? ऐसे। हाँ देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं आज क्या मजा है किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। मेरे दोस्त की माता जी है, मम्मी, नाम है मंजू। 1995 में आंटी जी ने कितने शेयर खरीदे? 100। किसके खरीदे? HDFC बैंक के 1995 में। और 1995 के बाद HDFC बैंक के 100 शेयर, फिर बोनस दिया कुछ, फिर शेयर स्प्लिट हुआ। ऐसे करते करते आज उनके पास HDFC बैंक के पता कितने? ये 100 शेयर आज की डेट में उनके शेयर हो चुके हैं 1200 शेयर। कितने? 1200 शेयर। कितने साल हो गए लगभग? मोटा मोटी मान लो है ना 25 साल तो ही गए। अब पर शेयर देखते हैं HDFC बैंक आज कितने का चल रहा है? HDFC बैंक शेयर प्राइस 1500 रुपए का चल रहा है। 52 वीक हाई इसका कितना? 1700, यानी कि 1700 भी पहुंचा था इसी पिछले कुछ ही महीनों में। यानी कि चलो मान लो आज का रेट लेते 1500 चल रहा है। अब जरा अपने कैलकुलेटर पे निकालना 1500 इंटू 1200 कितने हो गए? यानी मोटा मोटी 18 लाख। यानी कि आज से 25 साल में। और कितने रुपए का एक शेयर है ये? कितने रुपए का देखना जरा भाई साहब, 10 रुपए का शेयर है। 1995 में आंटी जी को कितने रुपए के पड़े? 10 इंटू 100, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था 1995 में। 9 मई 1995, 25 साल में मोटा मोटी, 25-30 साल में मोटा मोटी ये 1000 रुपए कितने हो गए सर? 18 लाख हो गए। क्या बुराई है? ना ना अभी भी है। हाँ अब ये मुझे पता कब पता लगा? जब उनके पास HDFC से कॉल आई कि भैया आपके पास हमारी लिस्ट में आपके पास शेयर है, और आपके पास जो शेयर है वो फिजिकल फॉर्म में है। यानी कि आपके पास ये पर्चा पड़ा, पर्चा जो तुम्हें दिखा रहा हूं पर्चा पड़ा है। आंटी जी कह रहे यहां पर्चा पड़ा है, तो उन्होंने कहा ई नहीं चौल बे, पर्चा नहीं चौल में भैया, पर्चा नहीं चौल में। आंटी जी घबरा गए, पर्चा नहीं चल में, अब क्या होगा फिर? अरे मान लो शेयर 500 रुपए का भी रहा हो या 800 रुपए का भी रहा हो, आज से 5-6 साल पहले 2015-16 की बात है, आज से कुछ 7-8-10 साल पहले मान लो। तो कह रहे 500, ये भैया 500 इंटू 1000 है कि नहीं बात? राइट। अरे क्या होगा मेरे शेयर का? तो उन्होंने कहा घबराने का नहीं आंटी जी, घबराने का नहीं, इसको क्या कर लो सर, डीमेट में कन्वर्ट कर दो। यानी कि आपको फिजिकल फॉर्म के शेयर्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिजिटल फॉर्म में करना पड़ेगा। आंटी जी ने मुझे भेजा, बेटा पता कर दे तू, ये है वो है। तो मैंने कहा आंटी जी घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो प्रोसेस आपके साथ खेला जाएगा है ना, आपके साथ कोई कीकिल नहीं खेलने वाला, ठीक है? राइट ना, छुपन छुपाई खेल रहा। आपको एक गेम खेलना पड़ेगा। क्या खेलना पड़ेगा? उस गेम का नाम रखा डीमैटेरियलाइजेशन। क्या नाम रखा? हाँ, कैपिटल गेन टैक्स आता है, प्रॉफिट पे देना पड़ता है, देना पड़ेगा। अगर 12 महीने के अंदर बेच दूंगा तो 15% टैक्स है, 12 महीने के बाद बेच दूंगा तो कुछ माफी मिल जाती है। वो पढ़ेंगे जब तुम CA करोगे तब पढ़ाओ। हाँ अब सुनो ध्यान से, क्या हुआ सर बताओ? डीमैटेरियलाइजेशन क्या हुआ? डीमैटेरियलाइजेशन में गेम खेलना पड़ेगा, है ना?
अब डीमेटलाइजेशन क्या होता है, यानी कि ये जो फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स है इन्हें क्या बोलते हैं, मेटेरियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, मेटेरियल चीजें। और अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर, डीमेटलाइजेशन। तो ये काम कौन करता है सर, बताओ। ये काम आपका करता है NSDL और CDSL। NSDL और CDSL आपको सर्विस देते हैं। तो NSDL CDSL आपको पहली सर्विस क्या मिले, क्या देंगे सर, पहले आपका डीमेट अकाउंट खोलेंगे। मैंने कहा माता जी पहले डीमेट अकाउंट खोल लो, उसके बाद फिर आपके फिजिकल शेयर की बात करेंगे। तो पहला वो काम क्या करेंगे, NSDL CDSL क्या करेगा, ओपन डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स टू सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहला काम ये कर दिया भैया। फिर क्या करेगा, डीमेटलाइजेशन। फिर होगा डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन क्या होता है, 7:15 7:30 तक, 7:15 ठीक है ना। अब देखो डीमेटलाइजेशन को क्या बोलोगे बताओ, लिखो, इट इज द प्रोसेस, डीमेटलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फिजिकल शेयर्स are converted into electronic form। यानी डीमेटलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फिजिकल शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कॉल्ड डीमेट फॉर्म। यानी डीमेटलाइजेशन फॉर्म में है कि नहीं बात, बोलो समझ गए सर। ई फॉर्म, ओपन डीमेट अकाउंट विद डीपी टू सेल एंड बाय ऑफ शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले आपका डीमेट अकाउंट खोल देंगे, फिर डीमेटलाइजेशन का प्रोसेस होगा। डीमेटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये एमसीक्यू में आएंगे भैया, क्वेश्चन एमसीक्यू में है ना, या वन वर्ड में, ठीक है। तो भैया याद रखना, इफ अ फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर दैट इज कॉल्ड डीमेटलाइजेशन। तो भैया ये याद रखना। तीसरी सहायता क्या करेंगे वो तुम्हारे लिए, NSDL CDSL क्या करेंगे, मेंटेन योर रिकॉर्ड। मेरा रिकॉर्ड भी तो मेंटेन कर रखा है ना। मेंटेन योर रिकॉर्ड ऑफ शेयर्स, है ना, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और क्या होगा सर, और NSDL CDSL क्या करेगा, सेटलमेंट। क्या करेगा सर, सेटलमेंट, है ना, सेटलमेंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, राइट। तो ये सर्विसेज दी जाती है किसके द्वारा, दी जाती है सर, NSDL और CDSL के द्वारा सर्विस दी जाती है। इसमें जो मुद्दा आता है डीमेटलाइजेशन का, कि अगर तुमसे कोई बोले NSDL CDSL क्या सर्विस देते हैं, तो आप बोलोगे NSDL CDSL 4 सर्विस देते हैं। पहली डीमेट अकाउंट खोलते हैं, दूसरा अगर आपके पास आज भी फिजिकल फॉर्म में शेयर पड़े हैं तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डिजिटल फॉर्म में। तीसरी सर्विस क्या देंगे, वो आपके रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जो मैंने तुम्हें ब्रोकर नोट दिखाया। और चौथी सर्विस क्या देंगे, वो आपका T+2 सेटलमेंट करेंगे। इन सब में एक मेन क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कॉल्ड डीमेटलाइजेशन। तो आप क्या बोलोगे, प्रोसेस ऑफ विच फिजिकल शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डीमेटलाइजेशन, ठीक है, राइट। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द सर्विसेज गिवन बाय NSDL CDSL। तो बोलोगे 4 सर्विसेज आर गिवन बाय NSDL एंड CDSL। ये रही 4 सर्विस, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसमें से एक खास सर्विस कौन सी होती है, डीमेटलाइजेशन। उस सर्विस में क्या होता है, ऐसे फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आंटी जी के पास जो शेयर यहां लिखे थे ना, कि अब वो शेयर कितने हो चुके हैं आपके 1200, अब वो उनके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट में दिखाता है HDFC बैंक 1200 शेयर। खुश रहती हूँ देख देख के, अरे 1200 100 खरीद देते है ना, हाँ राइट। मैंने कहा आंटी बेच देना, अब तो 18 लाख हो गए, 1000 रुपए, अब क्या करोगी अब। हाँ बेचेंगे, टैक्स देंगे।
तो भी भाई प्रॉफिट तो कमा रहे हो। 1000 रुपए कितने हो गए? 1000 रुपए 18 लाख हो गए। सरकार पागल थोड़ी सी टैक्स छोड़ देगी, क्योंकि प्रॉफिट कमाए, कुछ तुम्हारा हमारा मिल बांट के खाएंगे, जीवन अच्छा गुजरेगा। जैसे चॉकलेट लाया, कुछ तुझे खिलाई कुछ मुझे खिलाई, क्या दिक्कत है? ये मुन्नी देख खा रही है कुछ, है कि नहीं बात? राइट, ये चिप्स लेके आए, कुछ तुम्हें खिलाए मुझे खिलाए, तो सरकार भी तो ये कह रहे थोड़ा ही तो मांग रहे हैं, सारा थोड़ी मांग रहे हैं। हाँ ये तो है, 30% के आसपास बैठता है। हाँ खैर क्या करें, देश का लॉ है तो मानना तो पड़ेगा भाई। राइट, तो ये था आपका क्या सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपके नोट्स का, जरा ध्यान दो। व्हाट इज ट्रेडिंग प्रोसीजर? आप चाहो तो यहां से मत पढ़ो, सीधा सीधा क्या याद कर लो सर, सीधा ये याद कर लो आप, ये जो मैंने तुम्हें लिखवाया सोप सेट और डीमेटलाइजेशन। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात। स्टॉक एक्सचेंज के जो ईयर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंट। मतलब वो ये नहीं बोलते फाइनेंशियल या प्रीवियस ईयर नहीं बोलते स्टॉक एक्सचेंज वाले। स्टॉक एक्सचेंज का जो साल होता है उसे क्या बोला जाता है? अकाउंट्स बोला जाता है ना। सर्टिफिकेट इज द प्रूफ कि आप क्या है सर, ओनर है। इलेक्ट्रॉनिक बुक में आपकी सिक्योरिटीज को जब एंटर कर दिया तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, जो हमने अभी अभी सीखा। ये लिखा है अपने नोट्स में भी, है ना। तो ये थी बात सर आज की तरोताजा बात। क्वेश्चन कौन कौन से दिए थे? एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट करा दिया था, 13 है ना, 13 था ना, ध्यान से, उम्मीद है करके आए होंगे, चेक कर लेते हैं सर। बताओ, इन 1990 राजू डेयरी लिमिटेड, अरे राजू भैया डेयरी कब खोली, है ना, राइट। और भैया बहुत तगड़ी ब्रांडेड है फूड की, क्या बात है। राजू भैया ने बोला मिल्क बेचेंगे, दही बेचेंगे, आइसक्रीम, बटर मिल्क समझते हो ना, छाछ, है ना, चीज बेचेंगे, घी बेचेंगे, सब बेचेंगे। इन सबको पूरे इंडिया में फैलाने के लिए राजू भैया ने बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कैपिटल लेंगे, अपने प्लान को लगाने के लिए कैपिटल लेंगे। वो कहां पहुंचे? कैपिटल मार्केट पहुंचे। कैपिटल मार्केट में उन्होंने एक तो तरीका अपनाया, ऑफर फॉर सेल, याद आ गई होगी बात। एक राजू भैया ने तरीका अपनाया पब्लिक इशू, कि पब्लिक इशू करेंगे। पहला सवाल, ऑफर फॉर सेल टर्म भी आपने पढ़ी हुई है और पब्लिक इशू भी आपने पढ़ा हुआ है, और ये दोनों ही टर्म मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी। ठीक है, पहला सवाल ये है, नेम एंड एक्सप्लेन द सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कौन सी कैपिटल मार्केट में जाएंगे राजू भैया? कैपिटल मार्केट कितने तरह की होती है सर? कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो राजू भैया जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो कौन सी मार्केट में जाएंगे? क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, वो अपने फाइनेंस को रेस कर रहे हैं अपने प्लान को एक्सपेंड करने के लिए। अब कोई अपने प्लान को एक्सपेंड करेगा कि ऑल ओवर इंडिया में नया प्लान बनाऊंगा, और तो नए प्लान को एक्सपेंड करने के लिए जब मैं पहली बार पैसा लूंगा तो कहां से लूंगा? और बाकी वो कह रहे हैं जब आप 2 मेथड अपनाओगे फ्लोटेशन के, तो 2 तो लिख ही रहे हैं यहां। एक मेथड कौन सा हुआ और एक कौन सा हुआ? पब्लिक इशू। कैसे होता है? आजकल 2 तरीके होते हैं पब्लिक इशू निकालने के। पहला, नला को चांट ना लगाओ तुम्हारे, EIPO पब्लिक इशू ही तो है वो। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और EIPO आजकल के जमाने का कॉन्सेप्ट। इससे पहले क्या होता था? प्रोस्पेक्टस, राइट। तो बस ये आंसर लिखने, आपको ये पहचानना है कि राजू भैया कौन सी मार्केट में जाएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो राजू भैया कौन सी मार्केट में जाएंगे? अब चाहे वहां से याद कर लो चाहे यहां से याद कर लो। एग्जाम में कैसे लिखूंगा? पहले लिख दूंगा, फिर 2 मेथड में कैसे लिखूंगा? जैसे मैं तुम्हें कई बार प्रेजेंटेशन बनाई है, ऑफर फॉर सेल, EIPO, ये मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट के बाद इसको अपने ही ढांचे में क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो 2 मेथड ये रहे सर, इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस और ऑफर फॉर सेल। इन दोनों को क्या कर दिया हमने? एक्सप्लेन कर दिया। समझ गए? इस तरह की केस स्टडी और MCQ आएंगे, आपको पहचानने पड़ेंगे। और कौन सा दिया था बताना जरा? 16 और 17 है। चलो 15 देख लेते हैं साथ साथ, बहती गंगा में है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पे कूदो। क्वेश्चन कह रहे केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बताओ डीमेट अकाउंट क्या होता है। पूरी ज्यादा है, ये क्या पूछ लिया? आउट ऑफ कोर्स। बालक क्या बोलेंगे? सर एक क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ कोर्स था सर।
है ना सर, आउट ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कई बार बोला आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं होते भैया। 100 नंबर तक पहुंचने के लिए ये 3-4 नंबर के ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो 100 में 100 वाला बच्चा ही, हाई लेवल का बच्चा ही कर पाएगा, है कि नहीं बात? तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं है। हु इज एक्टिंग एज डीपी, है ना? नेम द डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू मुझे इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में डील होती है। अभी दिखाया कौन सा डॉक्यूमेंट था वो? अभी दिखाया तुम्हें खोल के मैंने शेर खान का, क्या बोलते हैं उसे? ब्रोकर्स नोट। क्या बोलते हैं? कि जो ब्रोकर है मेरे शेर खान, वो मुझे नोट भेजता है ईमेल पे कि भैया ये शेयर तुमने खरीदे, चेक कर लो, ब्रोकर नोट। अब इसमें पढ़ने की जरूरत क्या है भैया, ये बताओ? ये तो कहानी लिखी है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक तरीके से डायरेक्ट, बिना बिना केस स्टडी पढ़े। सर व्हाट इज डीमेट अकाउंट? क्या है डीमेट अकाउंट? होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमैट। डीमैट मतलब जो मेटीरियलाइज चीज ना हो। भैया जो आप पकड़ पा रहे हो ये क्या है? मेटीरियलिस्टिक चीज। जो आप पकड़ पा रहे हो ये क्या है? छू पा रहे हो ये क्या है? मेटीरियलिस्टिक। जिसे मैं पकड़ ना पाऊं, छू ना पाऊं, सिर्फ देख सकता हूं और पहचान सकता हूं, वो डीमेटीरियलिस्टिक चीज होगी। तो डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट इज द अकाउंट इन विच यू होल्ड द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है? ये बताओ ब्रोकर डीपी कौन होता है? एजेंट। एजेंट कौन हो गया? शेर खान। दूसरा कौन हो गया? जीरोधा। इस केस स्टडी में पढ़ोगे एंजल ब्रोकिंग, इस केस स्टडी में पढ़ोगे तो ब्रोकिंग हाउस। उन्हें हम क्या बोल देते हैं? ब्रोकिंग हाउस। यानी कि ब्रोकर का एक हाउस, ब्रोकर का एक शॉप, दुकान या ऑफिस, जहां से मैं अपने शेयर को क्या करता हूं? लेन देन करता हूं। और अभी जो मैंने तुम्हें दिखाया वो क्या था सर? कॉन्ट्रैक्ट नोट थे जो शेर खान ने मुझे भेजा था, जो मैंने आपको दिखाया, मैंने ये शेयर खरीदे अभी, है कि नहीं बात? तो इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन आ गया 5 नंबर में आ गया, सर 1 नंबर में ये, 1 नंबर में 1 नंबर, 3 नंबर में आ गया, 4 नंबर में आ गया, सर आउट ऑफ कोर्स है। तो भैया ये इल्जाम मत लगाना, आउट ऑफ कोर्स जैसी कोई चीज है ना, होती नहीं है मुन्ना। ठीक है? और कौन सा दिया था सर? 16 बताओ। सर क्या तुम ये पहचान पा रहे हो? नेम एंड एक्सप्लेन थ्रू विच कंपनी रेज फाइनेंस अर्निंग सिक्योरिटी टू सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस ओनली। तो ये केस स्टडी पढ़ने की जरूरत क्या है? सीधे क्या पता लग रहा है सर? ये तो क्वेश्चन नंबर 1 भी पिछले लेक्चर में कराया था, प्राइवेट प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट और खतरा बनाने वाला क्वेश्चन ये है, माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजरस। डेंजरस क्वेश्चन ये है मुन्ना, मजा आ जाएगा सर। कैन कंपनी ऑल्सो रेज कैपिटल थ्रू राइट इश्यू? अगर हां तो क्यों और ना तो क्यों, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। यानी कंपनी, अब ये बताओ, अगर सिलेक्टिव प्राइवेट प्लेसमेंट है तो प्राइवेट प्लेसमेंट कौन सी मार्केट में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी? प्राइमरी में आता है। यानी प्राइमरी में कौन से शेयर इश्यू होते हैं? जो जीवन में फर्स्ट टाइम होते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार शेयर इश्यू कर रहा हूं तो राइट इश्यू कैसे आ सकता है? क्योंकि राइट इश्यू तो तब आएगा जब मैं ऑलरेडी शेयर इश्यू कर चुका हूं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। राइट इश्यू क्या है गणेश जी, हमारे घर वाले? किनको आप क्या बांटोगे? शादी का कार्ड। तो शादी का कार्ड तो उन्हें बांटना जो मेरे घर में मौजूद हो, मेरे शेयर होल्डर एग्जिस्ट तो करते हो। जब मैं जिंदगी में पहली बार आईपीओ निकालूंगा तो मेरे घर वाले कौन है? कोई भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट, इसको, हाँ इसको लिखेंगे एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड है ना? नहीं वो तो पूछ रहा है वाई और वाई नॉट, तो ये आंसर लिखना है आपको। देखो, नो कंपनी कैन नॉट रेज द कैपिटल बाय राइट इश्यू। रीजन क्या है? राइट इश्यू इज प्रीएम्प्टिव राइट, एक ऐसा राइट है जो कंपनी लॉ आपको देता है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और जब हम न्यू इश्यू करते हैं, देयर इज नो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर when कंपनी इशू शेयर्स फर्स्ट टाइम। जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो मुन्ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो कोई होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसको एक्सपेक्टेड लिखो, एक्सपेक्टेड लिखो इसको, इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, कि भैया राइट इशू क्यों नहीं हो सकता।
छठा बताओ, छठा। क्या पूछ रहा है? हाँ, नॉट बीन फॉलोड। कौन सा स्टेप, वो ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा स्टेप लगाना है, वो पूछ रहा कौन सा स्टेप फॉलो नहीं किया। बहुत आसानी से पहचान लोगे तुम। डीमेट अकाउंट खुल गया, ब्रोकर खुल गया, ऑर्डर दे दिया, अरे ये रहा सर, सेकंड लास्ट लाइन सर, द कंपनी डिलीट द मनी डिडंट ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ कस्टमर। यानी कि आपके खाते में क्या नहीं पहुंचे, डीमेट अकाउंट में शेयर नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब कौन सा फॉलो नहीं हुआ? शेयर। हाँ, सेटलमेंट वाला स्टेप नहीं हुआ, क्योंकि सेटलमेंट के हिसाब से तो मेरे खाते में परसों आ जाने चाहिए शेयर, और परसों नहीं आया, तो इसका मतलब उन्होंने कौन सा स्टेप इधर फॉलो नहीं किया? सेटलमेंट। कौन सी एपेक्स बॉडी है जिसको आप अब अपने ब्रोकर की शिकायत करोगे? मान लो मैंने शेयर खरीदे, LIC के, विप्रो के, TCS के, आरती इंडस्ट्रीज के खरीदे शेयर, पता लगा मैंने जब चेक किया परसों, पता लगा मेरे खाते में शेयर नहीं आए, तो मैं अपने ब्रोकर को कॉल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भाई तेरी शिकायत करूंगा मैं। हाँ, तो किसको कॉल करूंगा मैं? तो वो एपेक्स बॉडी कौन है भैया? बैंक में अगर RBI है तो शेयर्स में सेबी। हाँ, डिपॉजिट NSDL CDSL, पर एपेक्स बॉडी कौन है? एपेक्स, वो एपेक्स पूछ रहे हैं ना। सत्रह बताओ, 17 रह गया था, बताओ रे मुन्ना। अरे मुन्ना क्या कर रहे हो, बात करो दोनों आपस में। 17 बताओ जल्दी, लास्ट क्वेश्चन 17 बोलो रे। आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कितनी तरह की होती है भैया? कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो कह रहा है 2 मार्केट बताओ आप, ठीक है, और 4 डिफरेंस बताओ। लाइन कोट करनी है मुन्ना, मजेदार क्वेश्चन है ये। लाइन कोट करके बताओ कौन सी प्राइमरी कौन सी सेकेंडरी। भैया IPO ऑफ ब्लू चिप कंपनी, ये कौन सी होगी सर? IPO तो प्राइमरी में जाएगा। और दूसरी कौन सी होगी सर? बाय एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, ये कौन सी होगी सर? ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 डिफरेंस बताने हैं। पहले में प्राइमरी में न्यू, इसमें ओल्ड या एग्जिस्टिंग। एस्पेक्ट, प्राइमरी में मैं बेच सकता हूं या खरीद सकता हूं, दोनों कर सकता हूं। ओनली बाइंग, इस पे लिख लो एक्सपेक्टेड, ये MCQ में आ जाता है कई बार। विच मार्केट हैज द ओनली बाइंग ऑप्शन। बच्चा कहता है ये क्या बात हुई भैया, ऐसी कोई मार्केट ही नहीं होती जहां ओनली बाय होता है। मार्केट तो वो जगह होती है जब बाय और सेल दोनों होता है। बच्चा क्या लगाता है? बच्चा अपने घर के आसपास की मार्केट सोचता है कि मार्केट तो वही होती है जहां पे बाय और सेल दोनों। एक मार्केट हो ही नहीं सकती ऐसी जहां सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बाय। लेकिन भैया लिख देना कौन सी? प्राइमरी मार्केट में IPO इश्यू होता है, वहां सेल नहीं करते, क्या होता है सर? वहां एक आम आदमी बाय करता है। सेकेंडरी में क्या होता है सर? बोथ बाय एंड सेल। प्राइमरी मार्केट में पैसा कौन डिसाइड करता है? बताया था ना पिछले लेक्चर में, कंपनी। LIC ने डिसाइड किया 950 रुपया। सेकेंडरी मार्केट में कौन डिसाइड करता है? उस कंपनी के फंडामेंटल्स, उस कंपनी के ग्रोथ डिसाइड करती है, जिसे हम डिमांड और सप्लाई के थ्रू भी जानते हैं। अगला, कौन कौन इन्वॉल्व होता है? कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स। तो यहां कौन इन्वॉल्व होता है? बायर एंड सेलर। यहां इसका मतलब यहां कौन नहीं होता? यहां पे कंपनी नहीं होती भाई, सिर्फ बायर और सेलर ही होंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो समझ गए सर? बोलो मजा आ गया सर? मतलब आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा चैप्टर था जिसमें प्रैक्टिकली आपने बहुत चीजें सीखी होंगी मुझसे। शेयर का प्राइस है ना, आज डीमेटेलाइजेशन, डीमेट अकाउंट, और प्रैक्टिकली शेयर्स की नॉलेज कि भैया भाई चॉकलेट नहीं खानी कल से,
सर मैं खा जाता हूं हफ्ते में 500 रुपए की चॉकलेट ना, 500 की चॉकलेट मत खा भाई, टाटा स्टील के 5 शेयर खरीद ले, और आज से 1 साल के बाद टाटा स्टील के शेयर के पैसे भी बचेंगे और चॉकलेट का पैसा टाटा स्टील खुद दे देगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर। कह रहा सर